सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फैसला किया जा सके। इसके साथ साथ आज एक ये भी फैसला हुआ है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने मेंबरान कौमी असेंबली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असेंबली में पेश हों, अपने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मज़ीद उनके सामने पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनांचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। नंबर 3, राना सनाउल्लाह के बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे और वो धमकियाँ और वो गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी है और एक इज़्तिराब की कैफियत भी है। वो कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी समझती है इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वज़ीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द अमल आएगा। और अगर किसी को ख्याल है कि खामोशी से कौम या तहरीक इंसाफ की तंजीम या कारकुनान उसे बर्दाश्त करेंगे तो वो गलत फहमी में है। एक तरफ कर दें बच्चे को यार, एक तरफ कर दें, तो ये गलत फहमी में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें इत्तला दी जा रही है कि अगर मीडिया के ज़रिए या उनको इत्तलात सोशल मीडिया के ज़रिए मिले कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द अमल फिल फौर देना है। आपको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा और आपको कोई टेलीफोन नहीं आएगा। आप सियासी लोग हैं और सियासी रद्द-ए-अमल, पुरअमल सियासी रद्द-ए-अमल आपका आईनी कानूनी सियासी इस्तेहकाक है। चुनांचे आप अभी से उसके लिए मनसूबाबंदी, सफ़बंदी कर लीजिए ताकि अगर ऐसी हिमाकत और ऐसी नादान हरकत ये गैर सियासी सोच रखने वाली हुकूमत अगर करती है तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम जो आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो अपना माफ़ी व ज़मीर वाज़े तौर पर बयान कर सकें। इसके साथ कोर कमेटी ने मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया और माशी सूरत हाल के बारे में एक तशवीश की लहर है जो पूरे मुल्क में इस वक्त दिखाई दे रही है। 60 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, केरोसिन ऑयल की कीमत में इजाफा, तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बिजली के टैरिफ में इजाफा और 1 जुलाई से ये नवीद सुना दी गई है कि 45% गैस की
कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। ये जो तजर्बा कार हुकूमत आज कौम पर मुसल्लत की गई है, ये आपके इल्म में है कि जब से ये आए हैं इस मुख्तसर दौरानिए में आज जो घी है वो 200 रुपये से ज़्यादा फ़ी किलो उसमें इजाफा हो चुका है, जो हर घर की ज़रूरत है। 500। जब से ये हुकूमत आई है, आटा 20 किलो का थैला पंजाब में जो गंदम पैदा करता है, जहाँ कभी आटे की किल्लत नहीं होती, बल्कि वो बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, आज़ाद कश्मीर को सप्लाई करता है गंदम। आज पंजाब की कैफियत ये है कि 1600 रुपया 20 किलो का थैला बिक रहा है। चीनी की कीमत देखें, दालों की कीमत देखें, गोश्त की कीमत देखें, यानी कि हर खुर्दनी चीज़ बेकाबू हो चुकी है। और इनके इक़दामात से कोर कमेटी का ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। इस वक्त जो अफरात ज़र है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इक़दामात हैं इनका इम्पैक्ट अभी आना है, और ये 10 जून के बजट से पहले इसका इम्पैक्ट आना है। 10 जून को क्या नए इक़दामात उठाते हैं उस पर तो बजट की तकरीर के बाद ही हम अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान का अफरात ज़र एक नई हद को छूने वाला है। और कुछ माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पे पहुँचने वाला है। कहीं ये 25 से 30% अफरात ज़र को न छू जाए, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो जो मुतवस्सित तबका है, जो हमारा मज़दूर है, जो मेहनत कश तबका है, उस पर जो कैफियत आज तारी है, उस पर मज़ीद जो तूफ़ान बरपा होगा वो किसी से पोशीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इन हालात को भांपते हुए अभी हुकूमत की ये साजिशें जो हैं हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हमने जो असर और जो इम्पोर्टेंट सर्कल्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत, एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये अब अहम अवामिल हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी का बहरान है। इस वक्त किसान बेहद परेशान है। बिजली के निर्ख बढ़ गए, ट्यूबवेल चला नहीं सकता, जहां ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है उनका इन्हिसार नहरों पर है, और नहरों की वाराबंदी है जून के महीने में। जून के महीने में कभी आपने वाराबंदी पहले नहीं सुनी। आज का किसान वो बर्दाश्त कर रहा है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए शौकत तरीन साहब ने हमारी हुकूमत को रुखसत होने से पहले ये बता दिया था कि ये जो मनसूबाबंदी हो रही है, ये इकॉनमी जो हमारी रिकवर कर रही थी स्टेबिलिटी के बाद और ग्रोथ की तरफ माइल थी, एक फील गुड फैक्टर आ चुका था, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। वो लूमें फैसलाबाद की जो लोहे के भाव बिक रही थी, वो लूमें मुल्तान में जो बंद पड़ी थी वो चलना शुरू हो गई। वो तकले जो बंद थे वो चलना शुरू हो गए, और अरबों की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में आ गई। क्यों? कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल किया, हमने उसको बतदरीज कम किया, हमने स्टेबल गैस और बिजली की प्राइसेस दी, हमने IMF के दबाव के बावजूद निर्ख कम किए, बिजली के भी और तेल के भी। हमने रूस के साथ गुफ्तगू करके 30% ऑयल, गंदम और सस्ती गैस के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो ये हुकूमत सिरे चढ़ाने में कतरा रही है कि कहीं नाराज़गी मोल न लेनी पड़ जाए।
तो ये माशी सूरत हाल जो आज है, इससे हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तानी तबका, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो खुशहाल सनतकार तबका है, अक्रॉस द बोर्ड कोई तबका आज हमें मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। और हमारी नज़र में इस हुकूमत के जो माशी माहिरीन हैं, इनके पास कोई हल भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन का शिकार है। ये एक फ़ैसला सुबह करते हैं, एक शाम करते हैं, एक कदम आगे लेते हैं, दो कदम पीछे हटते हैं। और इन हालात में मईशत जो है और मईशत की हालत बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, और ये इतने बड़े फैसले जो कर रहे हैं और आवाम पर महंगाई का जो बम गिरा रहे हैं, सियासी तौर पर ये इसके इस्तेहकाक इनका नहीं है। इसके साथ साथ ये भी फैसला और ये भी डिस्कशन हुई कि आज हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खामोश दिखाई दे रहे हैं। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे अमन के हसूल के लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो इन्होंने बड़ी तनकीद की थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत जुमले कसे गए थे और बहुत से आपने देखा इदारिये छपे, बहुत सी गुफ्तगू हुई, आर्टिकल्स आए। आज यही हुकूमत वही मुज़ाकरात, वही वफूद काबुल भेज रही है, गुफ्तगू कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ारजा का आज क्या मौक़िफ़ है? हिज़्ब इख्तिलाफ में उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। आज उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है या एतराफ़ किया है कि जो रास्ता अपनाया जा रहा था उसमें मुल्क की फलाह और बेहतरी दरकार थी। इसके साथ साथ ये भी सामने बात आई है कि 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी ख़वातीन पर, जिस तरह हमारे घरों की दीवारों को फलांगा, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया, जिस तरह टेयर गैसिंग की गई, जिस तरह शेलिंग हुई, लाठियों का, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ, इसकी तारीख़ में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी सियासी हुकूमत में हमने ये रूप पहले नहीं देखा कि कोई सियासी हुकूमत इस किस्म की हट धर्मी का और गैर सियासी अमल का वो मुजाहिरा करे। हमने फैसला किया है कि वो पुलिस अफसरान जिन्होंने ये कार्रवाई की है, तशद्दुद किया है, हम न सिर्फ उनकी निशानदेही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करवाएंगे। जैसे कि लाहौर में अदालत ने, सेशन कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और केस की रजिस्ट्रेशन का CCPO पे DIG ऑपरेशंस पर उन्होंने फ़ैसला किया है। इसी तरह दीगर अज़ला में हमें बताया जाए, हम अपने कारकुनान से, तंजीम से पूछ रहे हैं, जिस जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े, उनकी दहलीज फलांगी और तशद्दुद किया बिला वजह पुरअमन लोगों को जो रात को सो रहे थे पुरअमन तरीके से, कोई नुक्स अमन का सवाल नहीं था, कोई कानून शिकनी नहीं की गई, उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये भी फैसला हुआ है कि जो हमारी सेनेट की प्रिविलेजेस कमेटी है, जो हमारे जो इंटीरियर की कमेटी है, उसमें हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान सेनेट जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे और IG इस्लामाबाद और इन दीगर अफसरों को पेश होने का मुतालबा करेंगे और सामने उन्हें पूछेंगे। इसी तरह पंजाब असेंबली की जो कमेटी है और जो हमारे स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे भी कोर कमेटी ये तवक्को कर रही है कि वो पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, IG पंजाब बिलखुसूस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उनके और अहलकार जिनकी नाक के नीचे ये तशद्दुद, ये कंटेनर्स, ये शेलिंग, ये जुल्म, ये बर्बरियत हुई, उनको बुलाएं और असेंबली के सामने पेश करें और इनको जवाबदेह ठहराएं। जमहूरियत में यही होता है, दे आर आंसरेबल
to the elected representatives of the people. اور ہم چاہتے ہیں کہ کور کمیٹی نے یہ اظہار کیا ہے کہ ان کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں جو تشدد ہوا خواتین پر بالخصوص، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، ان کا وہ مظاہرہ کریں گی، جگہ کا انتخاب کا وہ فیصلہ کریں گے آپس میں مشاورت سے، اور ہماری ممبرز آف پارلیمنٹ اور سینیٹ اور پروونشل اسمبلیز وہ فیصلہ کریں گے اسلام آباد یا راولپنڈی میں کہاں اس کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ جو رینجرز نے کیا آؤٹ آف دا وے جا کر اس کو بھی کوگنیزنس میں لایا جائے، اور خواتین پر بالخصوص جو کچھ ہوا اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، جس میں سائفر کے بارے میں جو سیاسی مداخلت ہوئی اور اس کے بارے میں جو احکامات نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دیے جس کے تحت ڈیمارش کیا گیا، اس کے بارے میں سوال اٹھائیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے. جب پاکستان کے معاملات میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا واضح اعتراف کر لیا گیا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا، تو اس کے بعد یہ خاموشی اختیار کیوں کی گئی؟ پاکستان کے محافظوں کو اس پر یقیناً نوٹس لینا چاہیے تھا. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے اور وہ اپنے اپنے دارالخلافوں میں اس بربریت کے خلاف آواز بلند کریں، ڈیمونسٹریشنز کریں، جن کو ہم نے رائٹ آف ووٹ دیا تھا اور ان حکمرانوں نے وہ سلب کیا ہے، قانون سازی کے ذریعے حق تلفی کی ہے. وہ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں، اور جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی گئی ہیں ان کے خلاف. اور ہم ایک کانٹینٹ بھی تیار کر رہے ہیں، اور وہ کانٹینٹ ان کی خدمت میں جو وہاں کی ایسوسیشنز ہیں پاکستانی اوورسیز، ہم ان کو پیش کریں گے تاکہ وہ وہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ڈیموکریسیز میں اس کانٹینٹ کو ان سے شیئر کریں کہ یہ جو کیفیت آج اس سرکار نے جو برپا کر رکھی ہے، یہ کسی سویلائز سوسائٹی کیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش اس میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میڈیا کے ان چینلز کے شکر گزار ہیں جو اپنی ثوابدید کے مطابق دیانتداری سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم پھر بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کا کردار قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. لیکن ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ چینل ہیں جو بلا وجہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج پارٹی نے فیصلہ کیا ہے سما جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کی جو ایک ڈیزائنڈ کیمپین چل رہی ہے، باوجود کیونکہ ان کی جو اونرشپ ہے، ان کا حکومت کے خلاف ایک کہا ہوا ایجنڈا ہے، وہ اظہار کر چکے ہیں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ بھی دینا ہے اور دیا بھی ہے اور پی ٹی آئی کو زیر کرنا ہے. تو پھر ان کی نیوٹریلٹی، جب ایک نیوٹریلٹی پہ سوالیہ نشان آ جائے تو پھر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چینل کو بائیکاٹ کرے گی، اور پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ
अब समा के किसी टॉक शो में और प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। थैंक यू जी। हाँ, एक शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, शुक्रिया। आपने निशानदेही कर दी। पार्टी में एक और पॉइंट आज उठाया गया और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका। दो चीज़ें हैं जिस पर बहुत पार्टी के लोगों ने इजहार राय किया। एक, जो नई डिलिमिटेशन की गई है और हम समझते हैं कि वो कोई ख़ास अंदाज में हलकों को जो है वो तोड़ा गया है। किसकी मशावरत से, किसकी ईमा पर, किसके इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये नई मनसूबाबंदी की जा रही है और अगले इलेक्शन के नताइज अपनी पसंद के हासिल करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, जबकि नया सेंसस नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया है कि हम इसको भी इन प्रिंसिपल चैलेंज करेंगे। और दूसरा, जो वोटर्स हैं जो अरसा दराज से एक जगह पे मुकीम हैं, उनका परमानेंट एड्रेस है, 2013 में 18 में उनके इलेक्टोरल रोल में उनके वोट रजिस्टर्ड थे एक ख़ास जगह पर, उनकी बहुत बड़ी तादाद को अपरूट किया गया और मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में फेंका गया। बिलखुसूस इन 20 हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वहां वो पैटर्न को देखते हुए पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं और नून की वीकनेसेस कहाँ हैं, तो ये वोटर की जो कहते हैं ना जेरीमेंडरिंग, ये जो की गई है, इसको इस पर भी पार्टी ने इसका नोटिस लिया है। और हम दरख्वास्त कर रहे हैं, चेयरमैन ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान की आवाम से और बिलखुसूस पीटीआई के कारकुनान से, एमएनएस से, एमपीएस से, कि वो 8300 पर जाएं और चेक करें कि उनका वोट जहां था वहीं मौजूद है या उसको उठाकर किसी और लोकेलिटी में फेंक दिया गया है, जहां वो रहते हैं वहां से कहीं और उनको मुंतकिल कर दिया गया है, और क्या ये प्री पोल रिगिंग का कोई हिस्सा है। तो फिल फॉर इसका नोटिस लें और उसका तदारक करें, और अगर ऐसा हुआ है उसकी निशानदेही भी करें और उसकी इस्लाह के लिए वो इलेक्शन कमीशन का जो कागजी कार्रवाई है उसको भी अमल में लेकर आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी डायलॉग की बात की है। नजर आ रही है कि आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, खासकर इमरान खान साहब पे, कि जनरल आसिम मलिक को जिस तरह हटाया गया तो उसी तरह उनकी जो उन्होंने जिस तरह बताया कि इमरान खान की अहलिया अली रियाज से हार या कुछ घेरे लेने के चक्कर में इकबाल में, तो आज एक आप थोड़ा अपना तारुफ करा देंगे भाईजान। जीटीवी से हूँ, हैदर शराजी। अच्छा, ये आज एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें उसी का जिक्र है, तो क्या ये इल्जामात कनेक्शन एक दूसरे से जो रास्ते मिल रहे हैं, क्या दुरुस्त है? इसकी पहले भी तरदीद कर चुके हैं, ये हकायक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें, मैं बता रहा हूँ, एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। जी, उस पर जो कुछ पहले मरने में हुआ उसका जायज़ा लिया गया और हमारी आज एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है कि शेलिंग और टेयर गैसिंग तो अपनी जगह, हमें इतलात मिली है कि गर्मी की शिद्दत तो आपको पता ही है, मई जून का महीना है और गर्मी अपने अरूज पे होती है। हीट स्ट्रोक हैं, हमारे जो काफिलों में लोग आए थे, 250 ऐसे लोग हैं, ख़वातीन व हज़रात, जो हीट स्ट्रोक से मुताज़िर हुए हैं इस गर्मी की शिद्दत की वजह से। हमने सारी चीज़ों को जायज़ा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रुजू को सामने रखते हुए हम अपना फैसला करेंगे। शाह साहब, कौमी डायलॉग की बात की है, वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की है, उस पर आपकी कोर कमेटी ने क्या फैसला
देखिए कौमी डायलॉग की उन्होंने, हम तो इस हुकूमत को मुसल्लत करदा हुकूमत समझते हैं। हम समझते हैं कि ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। हाँ, हम डायलॉग के हामी हैं, हम डायलॉग के कायल हैं। सियासतदान डायलॉग से कभी नहीं इज्तनाब करता, कभी नहीं कतराता, लेकिन किससे? जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है। जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे डायलॉग क्या किया जाता है? जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है? ये देखिए, मैंने तो देखी नहीं है और फ़ारूक हबीब साहब ने उस पर वाज़ेह जवाब दे दिया है। अब मैं समझता हूँ कि मज़ीद उस पर कोई गुफ्तगू की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। थैंक यू जी। आखिरी सवाल। हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये है, तो ये इतने लाचार क्यों हैं? हाँ, इनके हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं कि ये वॉकर में चलते हैं? अगर उनको हमारा किया हुआ मुआहदा अच्छा नहीं लगा तो डट के IMF से आंखों में आंखें डालकर बात करते कि हमें ये नहीं मंजूर, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। ये इतने लाचार, बेबस और नामुराद क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अपनी नाकामियां जो आज आवाम पर इन्होंने बोझ डाला है, ये हम पर डालना चाहते हैं। भाई तुम हुकूमत वक्त हो और तुमने अभी स्टाफ लेवल टॉक्स करनी है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी उसकी मंजूरी देनी है। आप कह दो कि ये हमारी इकॉनमी के लिए मुनासिब नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने किसने रोका है आपको? और जो नैब, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, एक और बात, नैब अमेंडमेंट्स पे नैब का जो कानून में जो इनने अमेंडमेंट्स की हैं, हम समझते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक हैं। वो एक ख़ास एलीट के तबके को, ख़ास हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के केसेस को एक तरफ धकेलने के लिए और उन पर मट्टी डालने के लिए ये एक कोशिश है। NRO 2 है जी। और ये NRO 2 है, आप सही फरमा रहे हैं। ये NRO 2 वो है जो हमसे मांगते थे जब फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए स्पीकर हाउस पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और जो 35 अमेंडमेंट्स इनने हमें पेश की थी, जिस पर हमने इनकार किया था। हमने कहा था फिर तो इस इदारे को ही बंद कर दो। तो इन्होंने 24 अमेंडमेंट्स के ज़रिए अब दर हकीकत उस इदारे को बंद करने का फैसला कर लिया है। इन अमेंडमेंट्स के बाद मैं समझता हूं अब नैब की न ज़रूरत है और न ये फाल इदारा रहा है। ये एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गया है। केसेस खत्म करवा रहे हैं जी। भाईजान, उसके बारे में पहले भी हमाद अजहर साहब कह चुके हैं और ये बात हमारी आगे बढ़ चुकी थी। इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको तस्लीम किया है। और अगर ये समझते हैं, अगर इनको उस पर सवालिया निशान लगता है तो हमारी हुकूमत आने दें और देखिए हम क्या हासिल करते हैं। थैंक यू। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल आएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर खामोश रहेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसके बाद अब नैब को बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन का हिस्सा होंगे, जबकि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है।
کیا اب وزیر خارجہ طالبان سے مذاکرات پر کوئی بات کریں گے؟ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایسا کہا گیا، ہماری ہی پالیسیز کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے 25 مئی کو عوام پر تشدد اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کر کے مقدمات درج کیے۔